नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप राजनीति को क्रिकेट में बदल कर देखें और एक तरफ इंडिया अलायंस दूसरी तरफ एनडीए की टीम सोचें, चूंकि बीजेपी जो एनडीए अलायंस का एक पूरा जो प्रतिनिधित्व है वो करती है, तो आपको एक ऐसी जोड़ी की अगर कल्पना करनी हो जो बीजेपी को मैच जिता रही हो, चाहे पिच तेज गेंदबाजों के लिए तैयार की गई हो, यानी इंडिया अलायंस के वो तेज तर्रार राजनेता जो जातीय आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं, या फिर तुष्टीकरण के सहारे वो बहुत तेज बॉल फेंक रहे हो, राजनीतिक बॉलें, और या फिर बहुत ही स्पिन की पिच हो, यानी शरद पवार जैसे नेता के खिलाफ भी जिनको रणनीति बनानी हो, या फिर जो गोगोई परिवार की विरासत के सामने सामना कर रहे हो, तो आपके सामने वो ओपनिंग जोड़ी कौन सी दिखाई देती है जो अपने जो उनके समर्थक हैं, जो मैदान में बैठे हैं देखने के लिए, या जिनके लिए वो ब्लैक में टिकट खरीद सकते हैं, तो आपके जहन में कौन से दो नाम आते हैं? हो सकता है कि आप सोचने में थोड़ा टाइम लगाएं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार में ही दो नाम ले सकते हैं। वो ये बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ दूर आसाम में जो हेमंत बिस्व शर्मा, यानी ये उनकी नज़र में बीजेपी की मैच जिताऊ जोड़ी है, ये ओपनिंग जोड़ी है जो हर पिच पर इस समय बीजेपी के विपक्षियों की जो हर एक बॉल है उसको बाउंड्री पार पहुंचा रही है। इस वक्त हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि आज अगर हम देखें इस बैटिंग स्टाइल, दोनों अलग अलग जो बैटिंग स्टाइल के बल्लेबाज हैं, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की बीजेपी में एंट्री अलग तरीके से है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को, दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के फैन एक दूसरे नेताओं के जबरदस्त फैन हैं। अगर हम आज देखें तो बलरामपुर से लेके धुबड़ी तक, यानी उत्तर प्रदेश के इस कोने से असम के उस कोने तक आज फिर एक ही मॉडल चल रहा है, वो है योगी हेमंता मॉडल, यानी बुलडोजर, जिसको सबसे ज्यादा पहले योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर में बात करेंगे तो पूरे देश में बाकी हिस्सों में जरूर उसको योगी आदित्यनाथ का मॉडल बताया जाएगा, लेकिन आप वहां पहुंचेंगे तो हेमंता बिस्व शर्मा का मॉडल के तौर पर उसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। पूर्वोत्तर का चाणक्य उनको कहा जाता है। आज अगर हम पहले आज की खबर पर बात कर लेते हैं, आज जिस तरह से बलरामपुर में छांगुर बाबा, यानी जो पीर और सूफी अपने आप को कहकर, एकदम आपने देखा होगा कि किस तरह से वो पीर जिसके पास कई सौ करोड़ रुपए की दौलत मिली है, जो उसके बैंक अकाउंट्स में है, जो पहली बार हिंदू लड़कियों का जाति के आधार पर जो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में लाने वालों को पैसे अनाउंस करता है। यानी ये इससे पहले आपने अलग अलग जगह पर नहीं देखा। मैं एक अलग से आपको डिटेल में एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और छांगुर बाबा, ये तीन बहुत बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के। इनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आज बलरामपुर में बाबा का बुलडोजर पहुंच गया, क्योंकि छांगुर बाबा यानी पीर, पहले पीर से उसको छांगुर में बदला और छांगुर फिर झिंगुर में बदल गया, और उसका वो तमाम जो कमरों का, जो 3 करोड़ से ज्यादा का मकान जिसको कहा गया, जिसमें 40 से ज्यादा कमरे थे, उस पर अवैध अतिक्रमण के चलते बुलडोजर चल गया, यानी पकड़ा गया छांगुर बाबा, और उसका जो पूरा साम्राज्य वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी तक उसके पास पता चली है, लेकिन ये बात मैं आपको डिटेल से एक आर्टिकल उसमें बता चुका हूँ वीडियो में। लेकिन आज बाबा के बुलडोजर ने देर नहीं की, अभी पकड़ा गया 8-9 को और तुरंत उस पर बुलडोजर आ गया। यानी बुलडोजर के आते ही बाबा को, पीर बाबा को याद आ गया होगा कि ये योगी का राज्य है, यहाँ किसी और की किसी भी तरह की कोई वो, यदि वो एक पूरी मदद लेकर आना, चाहे राजनीति की मदद हो, चाहे वो अदालती कार्रवाइयों को सोचने की जरूरत हो, क्योंकि बाबा के पास हर चीज का तोड़ है। ये वहां से शुरू होता है। यानी आज बुलडोजर जब निकला तो बलरामपुर में छांगुर बाबा की पूरी उस जो साम्राज्य खड़ा किया था, एक अंगूठी बेचते बेचते इस देश में धर्मांतरण के एक अवैध धंधे को अपनी फैक्ट्री में बदल देने वाले छांगुर बाबा का। तो उधर असम में धुबड़ी जिला, धुबड़ी एक ऐसा जिला है जो बहुत सारे लोग असम के बारे में जानते हैं, उनको ये समझ में आएगा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध आप्रवासन का, अवैध आप्रवासियों का सबसे बड़ा ठिकाना असम में अगर कोई है तो वो धुबड़ी है।
धुबड़ी वो इलाका है जो जातीय, जिसको आप माफ कीजिएगा, जो डेमोग्राफी चेंज का एक इतना बड़ा उदाहरण है कि आप उसको कहीं भी दिखा सकते हैं। वो एक मास्टरपीस है कि किस तरह से एक देश की डेमोग्राफी को बदला जा सकता है, उसको खतरनाक लेवल पर लाया जा सकता है और वहाँ एक अवैध धंधों की पूरी जमात इकट्ठी की जा सकती है। आप देखिए धुबड़ी का जो लोकेशन है वो इस तरह से कि बांग्लादेश से आने वाली नदियों के सहारे, बांग्लादेश जाने वाली नदियों के सहारे जो घुसपैठ है वो इतनी बड़ी और इतनी सुव्यवस्थित थी कि एक धंधे के तौर पर तब्दील हो गई। उसी धुबड़ी में जहां तेजी से हिंदुओं का पलायन हुआ, उसी धुबड़ी में जहां अब 70 से 80% आबादी मुस्लिम आबादी हो चुकी है, कई हिस्सों में वो 90% तक मुस्लिम आबादी है और उसमें ज़्यादातर बांग्ला भाषी या बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी हैं। उस जगह पर यदि किसी कार्रवाई की आप उम्मीद करते थे तो ये बात बिल्कुल कल्पनाओं में आती थी, क्योंकि जो लोग वहाँ गए होंगे, मैं उन रिपोर्टर्स में से हूँ जिन्होंने वहाँ धुबड़ी को कवर किया है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी एक अजीब से हिस्से में पहुंच गए हो जहां आपको भारतीयता ढूंढनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे वहां पॉकेट्स बने हुए हैं। आज वहां बुलडोजर गरजा, आपको याद होगा अभी एक वीडियो में हम लोगों ने बताया था किस तरह से 7 जून को जिस ईद के बाद वहां एक मंदिर में जो गोवंश का वो मांस मिला, सर मिला, बाकी कुछ हिस्से मिले और उसके बाद वहाँ जातीय तनाव हो गया, भीड़ ने फिर और उसी पर हमला कर दिया, यानी जो पूरी भीड़ थी उसने हिंदुओं के ऊपर ही अटैक किया था। उसमें फिर पहुँचते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी झिझक के वो सीधा कहते हैं शूट एट साइट, यानी उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दो, वो सीधा तौर पे मौके पे गोली मार दो। और मंदिर के अंदर अगर किसी ने दोबारा इस तरह की हरकत की, भले ही मुझे रात भर जागना पड़े, मैं खुद बंदूक लेकर पहरा दूंगा, ये जो है त्रिशूल लेकर वहां रात में रुकूंगा, ये वो मुख्यमंत्री बयान देता है। इस तरह के बयानों को आप किसी मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं करते, यही वो कारण है। आज उसी धुबड़ी में बड़े जोर शोर से बुलडोजर चला, चूंकि जो अवैध अतिक्रमण है, जिन्होंने सरकारी जमीनों को अपना मान लिया, यानी जो मैंने आपको कहा कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है AUDF, वो वहाँ उसका इतना बड़ा होल्ड बन चुका था और इस बार वहाँ रफीकुल ने कांग्रेस के ने हराया, अगर उसको तो बहुत बड़े वोटों से हराया, चूंकि जो वहाँ उन अवैध आप्रवासियों के हितों की रक्षा नहीं करेगा उसको वो हरा के बाहर कर देंगे। और अब कांग्रेस अपने आप को इस फोल्ड में वहाँ ला रही है। आपको दिखेगा कि गौरव गोगोई को वहाँ भेजा इसलिए गया है कि अब जो मुस्लिम वोटर के अंदर का डिवीजन है वो खत्म हो और एक तरफा कांग्रेस को बड़ी विजय मिल सके, ये वहाँ का एक बड़ा रणनीतिक। तो आज जब धुबड़ी में धुबड़ी जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क गई, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, स्थिति तनावपूर्ण होगी। ये जो है अवैध, असम सरकार अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए चले जा रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा था। लगभग 2500 परिवार प्रभावित होने थे। ये इसको आप उस घटना से जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसमें कि कहा कि एकदम सफाई होगी और किसी भी तरह से अवैध आप्रवासियों को, बांग्लादेशियों को यहाँ मैं रहने नहीं दूंगा। उनको मियाँ मुसलमान और तमाम चीज़ों से नवाजते हैं और उसमें उनको कोई हिचक नहीं होती, मीडिया के सामने खुलेआम बाइट देते हैं। तो वहाँ अगर हम लोग उसको इसके साथ जोड़ते हैं धुबड़ी की घटना को, तो ये एक तनाव बढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें सरकार ने कोई बैक ट्रैक नहीं लिया। जैसे कि आपने देखा था कि संभल में जिस तरह से घटना हुई थी, तो कोई बैक ट्रैक नहीं लिया, यानी योगी अपने जो उससे पीछे नहीं हटे, जो स्टैंड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा था अभी बहुत बड़ी भीड़ है, उसने पथराव कर दिया और अब मुश्किल होगा। उसी तरह से आज फिर वापस उन्हीं अप्रवासियों ने या अवैध उनमें या उस माइनॉरिटी की भीड़ ने हमला बोला, यहाँ तक कि उन्होंने बुलडोजर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल जो एक बार को पीछे हटते दिखे और उसके बाद फिर वापस उन पर अच्छे से उन्होंने उसको संभाला और अच्छे से उनकी मजबूती से ठुकाई करके वापसी दी। यानी बुलडोजर के साथ जो एक्शन था वो बरकरार रहा। इसको ये चूंकि असम सरकार लगातार, यानी जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो अवैध बांग्लादेशी नागरिकों, अवैध निर्माण और धर्मांतरण पर किसी भी कीमत पर आपको झुकता हुआ दिखाई नहीं देती। और धुबड़ी जैसा सीमावर्ती जिला हो तो शायद बहुत सारे मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचे, लेकिन यही अगर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है तो 10 की 10 बार वो कार्रवाई करेंगे। ये हम
हम उस समय देख रहे हैं। अगर इसमें चूंकि इस वार को क्या इस घटना को फिर शुरू हो गया कि ये जो है मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा और इसी को एक नाराजगी का हिस्सा माना जा रहा, लेकिन ये एक प्रेशर है। इसको प्रेशर को वही मुख्यमंत्री झेल सकते हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिनर्जी बना रखी, यानी जिनको ये मालूम है कि हमारा कार्यकर्ता ये चाहता है, ये कानून व्यवस्था को तोड़ने। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के अगर मैं विश्लेषण करूंगा, अब उसको दोनों के बीच के अंतर या दोनों के बीच की अगर मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कुछ मुद्दों पर किसी कीमत पर पीछे नहीं हटते। वो ये है कि अगर उनको अवैध आक्रमणकारी बांग्लादेशियों के वापस या कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा होना हो, तो वो ना अदालत, ना फिर वो किसी राजनीतिक कंपल्सन और ना ही अपनी पार्टी की बैलेंसिंग की नीति से सुनते हो। इस पर इसीलिए मैं इस टीम की बात कर रहा हूं। ये टीम जो दोनों बल्लेबाजों के, अगर राजनीतिक तौर पर हम लोग बल्लेबाज मान रहे हैं, तो दोनों अलग अलग तरीके से विपक्ष के सबसे ज्यादा हम लोग के निशाना रहते हैं। अगर हेमंता बिस्वा शर्मा से, चूंकि अगर हम लोग उनकी बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ एक मठ से है, जिस मठ का प्रभाव आपको पूरे देश में मिलता है, यहाँ तक कि नेपाल में उसके सबसे ज्यादा अनुयायी मिलते हैं, तो उनके पास एक लिगेसी है। लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेसी बैकग्राउंड से एक ऐसा मुख्यमंत्री है बीजेपी में आता है जो बीजेपी की कोर वैल्यू के साथ उनके नेताओं से, यानी जिन्होंने उनके नेताओं ने लंबे समय से इस पार्टी में समय दिया होगा, उनसे ज्यादा मजबूती से वो वहां दिखाई देता है। इसमें अगर हम लोग इनका कहीं ये जो देखते हैं, इनकी लोकप्रियता को समझने की कोशिश करते हैं, तो इनको योगी आदित्यनाथ जहां जहां दंगे होते थे वहां कांवड़ें निकलती हैं। अभी उन्होंने फिर एक दूसरा, चूंकि जो उनकी आस्था है उसको उसको तो कोई नहीं चोट पहुंचा सकता, वो इस मामले में बिल्कुल सजग रहते हैं। अभी कल उन्होंने कांवड़ यात्रियों का, यानी जो अब कांवड़ मेला लगने वाला है, शुरू होने वाला है, जो 21 तक चलेगा, 24 जुलाई तक, उसमें उन्होंने जब कल पहले से पहले, यानी मुख्यमंत्री ने पहले ही हवाई दौरा करके उस पूरे रास्ते को देखा, उस पर अपने तमाम लोगों को, आके अधिकारियों को निर्देश दिए। और सबसे बड़ा निर्देश जो इस बार उन्होंने दिया है, क्योंकि इस समय जमीन पर तो उनकी कार्रवाई चल ही रही है कि माफ कीजिएगा, कि किसी भी तरह से कहीं जो नाम बदल कर कोई ढाबे हो या धर्म छुपाकर कोई ढाबे चल रहे हो, या किसी भी तरह से, क्योंकि जहां भी उनको लगता है कि यहाँ कोई कार्रवाई किसी कानूनी रूप से दिक्कत पैदा कर सकती है, तो वो कानून के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज के लाते हैं। तो इस वक्त सब जगह पर QR कोड लग रहे हैं नीचे। लेकिन कल एक और बड़ी बात, यानी छोटी सी बात को वो कैसे उठाते हैं, कैसे उसके साथ जुड़ते हैं। कल एक घटना हुई इस कांवड़ मार्ग पर, जब हरिद्वार से एक भाई बहन कांवड़ लेकर आ रहे थे, तो उनकी कांवड़ के पास किसी ने थूक दिया। अब किसी ने थूक दिया का मतलब, जब वो व्यक्ति पकड़ा गया तो वो मुस्लिम समुदाय से निकला। और चूंकि ये जो कांवड़ के पास थूकना, यानी जिस कांवड़ को लाने वाले कांवड़िए होते हैं, वो एक दूसरे को नाम से भी संबोधित नहीं करते, वो भोले बोलते हैं। अगर आप देखेंगे वो भोले और भोली, ये लगातार, चूंकि मैं उसको शुरू से ये हमारे इलाके की एक परंपरा है, हम उसको बचपन से देखते आए हैं। लेकिन 2017 से पहले, यानी योगी आदित्यनाथ के इस पर आने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले, आप और खास तौर से 14 से पहले भी आप उसको गिन सकते हैं, ये कांवड़ यात्रा बहुत सारे विशेषणों से सुनी जाती थी। यानी सरकार या प्रशासन इसको एक सरदर्द के तौर पर देखता था, और बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द इनके लिए चुन के इस्तेमाल किए जाते थे कि कैसे हैं, नशे वाले हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और एक पूरा नैरेटिव अलग रहता था, यानी वो लोगों की आस्थाएं अलग खड़ी रहती थी, प्रशासन और राजनीति कहीं और खड़ी रहती थी। लेकिन 2014 या 2017 के बाद एक पूरा बदलाव आया, उनके ऊपर फूल वर्षा होने लगी। मुख्यमंत्री खुद उस यात्रा का पूरा कंट्रोल रूम में जाकर देखने लगे, और जो कमिश्नर्स और वो जो हैं, जो कल तक उसको एक सिरदर्द मान रहे थे, वो इस यात्रा को संपन्न कराने के नए नए तरीके देखने लगते हैं। तो उसी में अगर हमने देखा कि किस तरह से, एक और मैं बात बता दूं कि 2014 और 15 के बाद आपने इस पूरी यात्रा में बहुत जबरदस्त तरीके से हमने देखा कि तिरंगा आपको सबसे ज्यादा इसमें मिलने लगा। इससे पहले मैं, चूंकि भगवा तिरंगा और जो कांवड़ है, ये सब नारे हैं, इसके अलावा देशभक्ति के गीत हैं, या फिर वो बहुत तेज आवाज में बजते हुए जो भजन है, वो जरूर आपको आपत्ति हो सकती है
उसकी तेज आवाज़ से, लेकिन उन भजनों में कभी भी आपको कोई दूसरे नारे नहीं दिखते हैं। तो वो ये कब से शुरू होता है? 2014 से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस कांवड़ यात्रा को कई बार कवर किया है, यानी यहाँ से दिल्ली से शुरू करके सीधा उन कांवड़ियों के साथ चलते चलते वहाँ तक गए हैं, हरिद्वार तक। आप कहेंगे कांवड़ी चलते चलते मतलब कांवड़िए इधर आ रहे हैं, मैं हर एक शिविर को कवर करते हुए कि किस तरह से वहाँ क्या क्या उनका कल्चरल वो है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह के लोग हैं, इस पर कई बार यात्रा कवर किया है। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो चेंजेज हैं ये कितने ज़्यादा तेज आए, शार्प आए, यानी खुद प्रशासन अब ये देख रहा है कि कहीं कोई खाने में उसकी शिकायत कैसे हो सकती है, खाने में कोई मिलावट तो नहीं। उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता था, ये सब कुछ सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलता था। तो इसने योगी आदित्यनाथ को एक और जो छवि दी है, जो बड़ी कड़क छवि उनकी है, ये इससे भी जुड़ती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग कहें कि ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है, वो सीधे बांग्लादेशी जो मुसलमानों की घुसपैठ आसाम में थी उसके खिलाफ इतने, हालांकि समझौता हुआ, छात्र आंदोलन चले, और उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई कभी किसी भी मुख्यमंत्री काल में नहीं हुई। ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर वहाँ जो योगी कांग्रेस की सरकार रही, चाहे 15 साल तो वहाँ गोगोई सरकार ने रहा, तो उस समय तो इस तरह की कोई कार्रवाई की कल्पना की नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसे जैसे आदमी वोट में बदलता जाता है वैसे वैसे उसकी मांग पूरी करने का नेताओं पर एक दबाव बढ़ता जाता है। तो अवैध आप्रवासी इतने ज़्यादा होते चले गए, बॉर्डर्स टाउन्स आपके अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों से घिरते रहे, और सरकार यहाँ केंद्र में बैठी हुई रिपोर्टों पर रिपोर्टें पेश करती रही, बीजेपी के नारे चलते रहे। और बीजेपी के पिछली सरकार में देखिए ये ऐसे कैसे बदल जाता है, क्यों मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के अलग आपको दिखने लगते हैं। कि सर्बानंद सोनोवाल की सरकार पहली सरकार थी जो राज्य में बीजेपी की बनी, उस समय आपने कुछ चेंजेस देखे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस तरह के चेंजेस नहीं थे कि आपको ग्राउंड पर चेंज बदलती दिखे। उस वक्त भी अगर आपने हेमंत बिस्व शर्मा का काम देखा हो तो अपने आप को पूर्वोत्तर का चाणक्य के तौर पर इस्टेब्लिश करा दिया। यहाँ तक कि आप सोचिए त्रिपुरा के समझौते में जो इतने सालों से जो समस्या थी दिरांग, उसको हल कराया, कई सारी समस्याओं को, और बहुत सारे लोगों को एनडीए के फोल्ड में वो लेकर आ गए। उस वक्त भी उन्होंने अपना कार्रवाई, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने सेकंड जीत के बाद, तो आपने देखा सीधे तौर पर एकदम बांग्लादेशी घुसपैठियों को लैंड जिहाद मियाँ वोट बैंक के खिलाफ सीधा उन्होंने देना शुरू कर दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा था जिसको उन्होंने हिंदुओं की पहचान, उनके समर्थन, संस्कृति की रक्षा, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनको। उसके अलावा उन्होंने कनेक्टिविटी और उस पर, यह बात आपको योगी के आदित्यनाथ के उसमें भी दिखती होगी, तो एक्शन छोड़ के उन्होंने बहुत मजबूत किया। भाजपा की बहुत बड़ी जीत थी, और मुझे लगता है कि ये जोड़ी भाजपा की नंबर 1 बनने के कारण है कि दोनों मुखर रहते हैं, वो किसी भी बात को अपने कहने में किसी भी तरह की हिचक नहीं है। दोनों ही कानून व्यवस्था और विकास, इन दोनों को अपने एजेंडे में शामिल करते हैं। दोनों की अगर हम देखें बीजेपी के लिए अब ये अगली जोड़ी है, ये लंबे समय तक उनके कार्य को आगे बढ़ाएगी। मैं अब विपक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष के निशाने पर भी ये दोनों सबसे ज़्यादा रहते हैं। योगी आदित्यनाथ, जिनको एक निर्भीक हिंदू चेहरा माना जाता है उनकी पार्टी में, और सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आप रैलियों की देखते हैं, क्योंकि पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मांग, कई बार तो ये बात बड़ी असहज हो जाती है पार्टी के लिए कि उनको पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरा जिसको रखकर चुनाव लड़ रही है उससे ज़्यादा, और कई बार तो वो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष या उनसे भी ज़्यादा उनकी रैलियों की डिमांड आ जाती है। उसको ये लोग ये कहते हैं कि ये एक ऐसा नेता है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अंतिम योद्धा है, जिसको अदालत, विपक्ष या मीडिया डरा नहीं सकता है। ये उनके कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी छवि है, और आस्थावान राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उन्होंने खुद को स्टेब्लिश किया हुआ है। आप अगर उनके अब पोस्टर्स देखते हैं तो जो मोदी है मुमकिन है, उसमें एक और नया नारा जुड़ता है, योगी है तो मुमकिन है। वो उनके कट्टर जो समर्थक हैं, वो मुझे लगता है कि उनको एक नई जोड़ी के तौर पर हम देखते हैं। तो आज बुलडोजर तो चल ही रहा है, लेकिन बीजेपी के जो विपक्ष वाले नेता हैं उनका कहना यह है कि अगर हम हेमंत बिस्व शर्मा
उनके पहले निशाने पर अगर इधर की तरफ देखें तो योगी आदित्यनाथ है और उधर हेमंत बिस्व शर्मा है। चूंकि अब चुनाव की तैयारियां हो रही तो हेमंत बिस्व शर्मा पर विपक्ष कहता है सत्ता की भूख के लिए हिंदुत्व की शरण में गया हुआ नेता है, पलटी मार नेता है। और मदरसा बंदी को, घुसपैठ के अभियान पे मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियों का, इसको कहते हैं कि नफरत फैलाने वाली राजनीति है, जिसमें वो आसानी से, हालांकि आप ये देखिए इन लोगों को बसाने वाली राजनीति कौन सी थी, जो अवैध आप्रवासियों को इतनी बड़ी संख्या में आसाम में बसाया गया था। लेकिन उनकी अपनी पहचान है, वो किसी चीज से। और योगी तो सबसे नंबर 1 है जिस पर विपक्ष का हमला, चूंकि अपने कार्यकर्ताओं की पसंद नंबर 1 है तो विपक्षी नेताओं की भी पसंद नंबर 1 है, अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा है। वो तो ये तक कहते हैं कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ अपना शासन चला रहे, क्योंकि ना तो वो अदालत मानते हैं, ना वो किसी उसको कानून को मान रहे हैं, ना संविधान को मिल रहे हैं, और सांप्रदायिक विद्वेष से सीधा चला रहे हैं। क्यों, बल्कि जो वो लोग कहते हैं कि योगी कोई वो नहीं चला रहे जो लोकतंत्र, वो एक धर्मतंत्र चला रहे हैं, ये कहते हैं। लेकिन जो पूरा विपक्ष है इन दोनों से आगे डरता है, क्योंकि उसको मालूम है ये एक ऐसा नैरेटिव को दुरुस्त कर देते हैं कि विपक्ष सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, यानी उसके पास इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो अपनी तरफ से कोई शुरुआत करे। इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मेकर्स भी कह सकते हैं, यानी ये एक पूरा मुद्दा बदल देते हैं। आपको याद होगा कि जब हरियाणा के चुनाव में किस तरह से योगी आदित्यनाथ के नारे से एक बदलाव शुरू हो जाता है। हालांकि इनको हार और जीत दोनों में पार्टी का मुख्य चेहरा रखा जाता है। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आज असम और उत्तर प्रदेश दो ऐसी जगह पर एक साथ एक जैसा एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, और वो एक्शन है बुलडोजर एक्शन, जिसमें कि 2 ऐसे बैट्समैन हैं बीजेपी के जो बेलौग होकर बिल्कुल उन्मुक्त भाव से बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये सबसे अच्छी बात है। चलिए अब मुझे लगता है कि मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी। एक दूसरा वीडियो आपको मैं इसके बाद करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आप उसको भी देखेंगे। तो ये इतना ही। अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।